हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज तारीख 10 नवंबर है और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। डेली करंट अफेयर्स की चर्चा जैसे कि हम डेली करते हैं, जो हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या आरओ, एआरओ या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप यूपी ट्रिपल एसएससी का दे रहे हों या फिर आप जो है उत्तराखंड पीसीएस का या यूके पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या यूके ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी इस तरीके का एग्ज़ाम आप नाबार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों या ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने वाले हों, किसी भी परीक्षा में जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए ये सभी घटनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है आज के करंट अफेयर्स का कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा शहरी सहकारिता ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता कुंभ 2025 जिसको नाम दिया गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन हमारे हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, देहरादून। तो देखिए ये उद्घाटन जो है किया गया है केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यह एक 2 दिवसीय सम्मेलन है। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन है। राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समिति महासंघ तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कौन कौन कर रहा है कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक, ऋण समिति महासंघ तथा सहकारिता मंत्रालय मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय घटनाक्रम की थीम ज़्यादा पहुंचता है परीक्षा में। तो सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण इसकी थीम है। ठीक है, सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो संवाद, नवाचार, साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उत्सव भी बनाएगा, यानी कि हम 2025 में या 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भारत सरकार मना रही है। ठीक, दूसरा करंट अफेयर्स हमारा है आज का कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है श्री अन्न दिवस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस राज्य में शामिल होंगे। तो देखिए आज है तारीख 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष श्री अन्न दिवस मनाते हैं। तो श्री अन्न दिवस अब की बार जो है मतलब जो मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी वो शामिल हो रहे हैं। और किस राज्य में शामिल हो रहे हैं तो उड़ीसा में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी जो है उड़ीसा में हमारा स्थित है। उड़ीसा में कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो ये कटक में स्थित है, कटक में। तो यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन है, यहाँ भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिरकत करेंगे या शामिल होंगे। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। इस अवसर पर राज्य और देश के शेष हिस्सों में श्री अन्न के उत्पादन पर संस्करण और उपभोग को प्रोत्साहित करने से संबंधित केंद्र के उपायों की वो जानकारी देंगे, यानी श्री अन्न महोत्सव में। और वे मुख्य राष्ट्रीय कृषि पहलों को सशक्त करने पर आयोजित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी ICAR की संयुक्त रणनीतिक बैठक में भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा में है और उड़ीसा के किस जिले में है? कटक में है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है और भारत के कटक यानी उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज किस देश की संसद को संबोधित करेंगी।
2-3 दिन से ये चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पे गई हैं। किन किन देशों की यात्रा पे गई हैं? अंगोला और बोत्सवाना। ठीक, और इन ये जो 2 अफ्रीकी देश हैं, इन 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत की पहली राष्ट्राध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इन 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गई हैं। तो इस वजह से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ के मतलब ये अंगोला जो है अपनी स्वाधीनता का 50वां वर्ष भी मना रहा है, तो उसमें भी माननीय राष्ट्रपति महोदया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और वहाँ की मतलब कल वहाँ स्वाधीनता दिवस में शामिल हुई हैं, कल यानी 9 नवंबर को। और अंगोला की संसद को आज जो है संबोधित करने का भी कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय का है। ठीक है, और डिटेल में इसके विषय में जान लेते हैं कि अगर हम अंगोला की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लुआंडा है, लुआंडा। आप हमको कमेंट करके बोत्सवाना की राजधानी बताएंगे। राष्ट्रपति अंगोला में भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगी। लगभग 8000 भारतीय समुदाय वहाँ रहता है। कितना रहता है? 8000। लगभग 200 भारतीय कंपनियां भी अंगोला में कार्य कर रही हैं। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, इनका नाम याद कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रपति महोदया वहाँ गई हैं। तो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ राष्ट्रपति ने व्यापक चर्चा भी की है। और 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर राष्ट्रपति महोदया हैं। कब से कब तक? 8 से 13 नवंबर तक। ठीक है, और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा है, यानी किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आयरन मैन 70.3 एक लंबी दूरी की ट्रायथलॉन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? ये प्रतियोगिता इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से इसका जिक्र किया है। तो ये प्रतियोगिता जो है गोवा में आयोजित की गई। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, इसके विषय में और जान लेते हैं कि यह तैराकी एक साइकिलिंग और एक दौड़ से मिलकर बना है जिसमें कुल 70.3 मील होती है। मतलब ये जो ट्रायथलॉन है ये तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ से मिलकर बना है। एक तैराकी प्रतियोगिता, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता और एक दौड़ प्रतियोगिता होती है और जो भारत के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। ठीक, 70.3 मील इसकी दूरी होती है, इसीलिए इसको जो है ट्रायथलॉन 70.3 नाम दिया गया है। हाल ही में कहाँ पर शहरी गतिशीलता पर यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है और इसमें केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की है या वो शामिल हुए हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ये इसमें शामिल हुए हैं। तो इसके विषय में और डिटेल जानकारी क्या है कि यह 3 दिवसीय सम्मेलन था और इस सम्मेलन में इस वर्ष 8 देशों के 16 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने प्रतिनिधि हैं? 16 प्रतिनिधि हैं। इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री की बस सेवा योजना के लोगो और इसकी वेबसाइट का भी अनावरण किया। यहाँ की नहीं रहेगा, यहाँ ई रहेगा, ई इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के लोगो और वेबसाइट का भी अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें एक और लाइन है कि इसका उद्देश्य है शहरी और छोटे शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना। यानी जो प्रधानमंत्री ई बस सेवा है इसका उद्देश्य है पीपीपी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाना। ठीक है, संख्या याद रखिएगा 10,000। ठीक, शहरी और छोटे शहरों में।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में बीएसएफ की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को कहां पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान उसके असाधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ORU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ORU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार इसको दिया गया है। ठीक है, किसको? बबीता, एक डॉगी है, कुतिया है, इसको दिया गया है। ये बीएसएफ की है। ठीक है, बीएसएफ का ये सहयोग करती है। बीएसएफ की बहादुर ये ट्रैकर है, यानी संदिग्ध स्थानों का पता लगाती है। और हैदराबाद में एक कार्यक्रम में इसको सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है कि इसकी वजह से अमृतसर में एक संदिग्ध व्यक्ति के घर जो है मतलब बीएसएफ को पहुंचने में इसने मदद की थी। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में तैनात इस कुत्ते ने सितंबर 2025 में एक बड़े ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी बुद्धिमत्ता ने सैनिकों को एक संदिग्ध घर तक पहुंचाया, जिसके बाद 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इसलिए बबीता को सम्मानित किया गया है। बबीता को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का जहाज INS सह्याद्री बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार में भाग लेने के लिए उत्तरी प्रशांत के गुआम तट पर है। इस अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? तो यहाँ से देखिए 2, 3, 4 जानकारियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारे पेपर में प्रश्न भी आते हैं, तो इसको तो बहुत बारीकी से पढ़ना ही चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये नवंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो कई बार पूछ लेता है कि फला युद्धाभ्यास किस महीने में आयोजित हुआ। तो डेट अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो महीना तो याद ही रख सकते हैं कि नवंबर महीने में मालाबार युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में कहाँ आयोजित हुआ है? गुआम तट पर। ठीक है, गुआम तट पर। अब आप गूगल करके या अपने एटलस में देखिएगा कि गुआम तट है कहाँ, उसकी लोकेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है ये क्वाड देशों के मध्य आयोजित होता है, क्वाड देशों के मध्य। और क्वाड जो है इसकी स्थापना प्रशांत महासागर में चीन के आधिपत्य को नियंत्रित करने के लिए की गई है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। तो स्पष्ट है कि जब भारत, अमेरिका, जापान ने मिलकर के क्वाड की स्थापना की है और क्वाड जो है मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों द्वारा आयोजित होता है, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था ये 1992 में यानी 1992 में शुरू हुआ था। और इस युद्धाभ्यास में सबसे पहले भारत और अमेरिका ने जो है शुरुआत की थी, अमेरिका और भारत। उसके बाद 2015 में इसमें जापान आ जाता है, जापान। और फिर 2020 में इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो जाती है। तो इस तरीके से ये इस युद्धाभ्यास का डिटेल है, घटनाक्रम है। ठीक है, चलिए तो ये मतलब उद्देश्य इसका क्या है? 2015 में जापान आया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया आया। नौसैनिक युद्धाभ्यास है ये, और इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और समन्वय को बढ़ाना, एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता को मजबूत करना। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका मालाबार युद्धाभ्यास कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में कुल कितनी धनराशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया?
देखिए, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह मना रहा है। रजत जयंती समारोह। रजत जयंती समारोह का मतलब हुआ कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 25 वर्ष। अब उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी, ये भी प्रश्न उठता है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। और किस राज्य से इसको काट करके बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश से काट कर इसको बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य से काटकर बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, मध्य प्रदेश से। ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, 1 नवंबर 2000। तो इस तरीके से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ ने भी अपना रजत जयंती समारोह मनाया। इसी प्रकार झारखंड राज्य को बिहार से अलग करके बनाया गया था। बिहार से अलग करके झारखंड बना था। और झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है। यानी कि ये तीनों राज्य 2000 में बने थे और ये तीनों राज्य इस वर्ष अपना रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। ठीक। तो प्रधानमंत्री कल वहाँ के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के दौरे पर थे। और इसके पहले रजत जयंती वर्ष का जश्न मनाने के लिए हमारी राष्ट्रपति महोदया भी उत्तराखंड गई थी। अभी नवंबर में ही 1-2 नवंबर को राष्ट्रपति महोदया उत्तराखंड गई थी। तो वहाँ पे जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 8140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उत्तराखंड राज्य में कल किया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 किस देश में आयोजित हो रहा है? ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सीधे तौर पे आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। देखिए, COP29 जो हुआ था ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। ठीक है। और वहीं से एक रोड मैप तैयार किया गया था जिसको नाम दिया गया था बाकू से बेलेम। बाकू से बेलेम। ठीक है। और बाकू से बेलेम रोड मैप जो था, बाकू से बेलेम रोड मैप में जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 1.3 ट्रिलियन डॉलर सदस्य देशों द्वारा 2035 तक। ठीक है। कब तक जुटाना है? 2035 तक। ठीक। और अभी कल जो है TFF एक लॉन्च किया है ब्राज़ील ने। ठीक है। TFF का मतलब होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी। ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी। ये क्या चीज़ है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी जो है ये हुआ कि जो ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रीज हैं जो लगभग 70 देश हैं, लगभग 70 देश हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि वह देश जो विषुवत रेखा के आसपास हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं, उनके यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है। जिन देशों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और वो जो है डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है यानी विकासशील देश है, उनको जो है अपने यहाँ वनों के संरक्षण के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। यानी कि मतलब यहाँ पे भी जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से, सार्वजनिक और निजी जो भागीदारी होगी दोनों के पार्टिसिपेशन के माध्यम से एक फंड जुटाया जाएगा। ठीक है। एक फंड जुटाया जाएगा देशों द्वारा मिलकर के, जलवायु परिवर्तन यानी UNFCCC में जो शामिल देश हैं उनके द्वारा मिलकर के एक फंड जुटाया जाएगा। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षा वनों वाले देश हैं उनको उस फंड से अनुदान दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। क्यों सहायता दी जाएगी?
अपने यहाँ वनों की सुरक्षा के लिए। अभी तक क्या होता था, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अभी तक वनों से प्राप्त उत्पादों को बेचकर लोग मुनाफा कमाते थे, लेकिन अब आप मतलब जो है वनों का संरक्षण करके मुनाफा कमाएंगे। आपका मतलब देश, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले देश हैं वो वनों की सुरक्षा करके, अगर वो वनों की सुरक्षा करेंगे तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसी योजना है। ठीक है, ये योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वो हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, यानी वो इतना इम्पोर्टेंट है कि बड़े पैमाने पर वो CO2 का अवशोषण करने की क्षमता रखते हैं। और वैश्विक तापन पूरे दुनिया में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो वैश्विक तापन को अगर नियंत्रित करना है तो वनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष करके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की सुरक्षा के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी सुविधा की शुरुआत या पहल ब्राज़ील द्वारा की गई है। ठीक है, और 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 जो है ये ब्राज़ील में चल रहा है। COP21 के दौरान जो है, COP21 के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पेरिस समझौते में, COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में, तो COP21 के दौरान जो लक्ष्य पेरिस समझौते में निर्धारित किए गए थे उनकी समीक्षा के लिए भी यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। और COP21 जो 2015 में हुआ था उसको लगभग 1 दशक हो गए हैं, यानी ठीक 10 साल बाद जो है COP21 के ये सम्मेलन हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सम्मेलन इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सतत विकास, मतलब पर्यावरण के सतत संरक्षण पे जहाँ पहली बार सहमति बनी थी वो ब्राज़ील ही था, ब्राज़ील का रियो था। ब्राज़ील के रियो में सतत विकास पर पहली बार सहमति 1992 में बनी थी संयुक्त राष्ट्र के देशों द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के देशों द्वारा 1992 के रियो समिट में या रियो सम्मेलन में पहली बार सतत विकास पर जो है सहमति बनी थी। और ये सतत विकास की अवधारणा कहाँ से आई थी, तो ब्रंटलैंड की रिपोर्ट से आई थी, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से आई थी। और ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट जो आई थी ये कब आई थी, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी 1987 में, 1987 में। और फिर ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जो है जो जलवायु परिवर्तन पे आई थी 1992 में रियो में सम्मेलन हुआ था। और रियो में ही सतत विकास की अवधारणा को बल मिला था, सतत विकास की अवधारणा को बल मिला था। यानी इस पर जो है सभी देशों ने सहमति जताई थी कि मतलब अगर कहा जाएगा कि सतत विकास की अवधारणा आई कहाँ से है, तो सतत विकास की अवधारणा या सतत विकास टर्म सबसे पहले आई है ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में 1987 में। और सतत विकास की अवधारणा या सतत विकास को बढ़ावा देने पर सहमति कब बनी है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन में बनी है 1992 में। ठीक है, और चूंकि रियो ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील की ही राजधानी है जो है रियो डी जेनेरियो, तो ब्राज़ील में पड़ता है। तो ब्राज़ील में 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसके ठीक 33 साल बाद फिर से लोग ब्राज़ील में इकट्ठा हो रहे हैं। और ब्राज़ील इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्राज़ील जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का कोर एरिया है, सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक है, अमेजन बेसिन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का कोर एरिया है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। तो इस वजह से भी ब्राज़ील का ये 30वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ दी। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है 30वां जिसको हम COP30 कह रहे हैं, इसकी थीम क्या है इस बार। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी इसके जो है प्री
और मेंस से रिलेटेड इसके विषय में क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, हमारे एस्से के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है इससे, इस टॉपिक से, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आज रात में अपलोड करूँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, काब 30 पे एक डिटेल वीडियो, मतलब इसका एक तरीके से कहिए कि पोस्टमार्टम करता हुआ इसके इतिहास, भूगोल और इसके भविष्य का पोस्टमार्टम करता हुआ एक वीडियो मैं डालूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो सम्मेलन के विकास, ये सम्मेलन जो है विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होने की आशा है। यह वार्ता पेरिस समझौते के क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने तथा अनुकूल योजनाओं पर केंद्रित होगी। सम्मेलन में भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डालेगा, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। भारत जो है मिशन लाइफ इसने दिया है, इसने हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, इसने हरित जलवायु कोष बनाया है भारत ने, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक पॉइंट जो हमने अभी बताया TFF, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी जो है, इसमें ऑब्जर्वर के रूप में हमारा देश शामिल हुआ है। किसके रूप में? ऑब्जर्वर के रूप में, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में हमारा देश शामिल हुआ है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने निर्धारित समय से पहले ही 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। ठीक है, मतलब लक्ष्य कब तक था? 2030 तक हासिल करना था, और भारत ने 2025 में ही गैर जीवाश्म ऊर्जा का जो है लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी नवीकरणीय ऊर्जा से भारत अपनी 50% मतलब ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेगा, इसको भारत ने 2025 में ही हासिल कर लिया है। शिखर सम्मेलन में वन सर्वेक्षण को पुरस्कृत करने के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी का शुभारंभ हुआ, बताया ही मैंने। इस कार्यक्रम में भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह सीमा अस्थायी रूप से प्राप्त होने की संभावना, पर का मतलब यहाँ होगा प्राप्त होने। ठीक है, देखिए जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ था तो उस पे इस बात पे सहमति बनी थी, पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था कि हम क्या करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से किसी भी कीमत पर मतलब वैश्विक तापमान को नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, और इसको 1.5 डिग्री पर रोकने की कोशिश करेंगे। कितने पे रोकने की कोशिश करेंगे? 1.5 डिग्री के। लेकिन ये 1.5 डिग्री, और इसका टारगेट था 2030 तक, इसका टारगेट था 2030 तक हम 1.5 डिग्री का लक्ष्य अचीव करेंगे, लेकिन इस टारगेट को प्राप्त करते नहीं दिख रहे हैं जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के देश। ठीक है, प्राप्त करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जो कार्बन के सबसे बड़े उत्सर्जक मतलब CO2 के जो सबसे बड़े उत्सर्जक हैं अमेरिका जैसे देश, वो इसमें बहुत कम दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, काप 30 में अमेरिका शामिल ही नहीं हो रहा है, काप 30 में अमेरिका शामिल ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो 1.5 डिग्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना 2030 तक मुश्किल लग रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। यह दिवस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के स्मरण में मनाया जाता है, जिसके तहत ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना हुई है। भारत की कानूनी सहायता प्रणाली वर्ष 2025 तक 44.2 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। कितने लोगों तक? 44.2 लाख लोगों, 2 लाख लोगों तक। और लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ मामलों का समाधान किया गया है। कितने मामलों का? 23.58 करोड़। ठीक, भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाले वार्षिक युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए ये जो वार्षिक युद्धाभ्यास है ये बारी बारी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बारी बारी से
भारत और श्रीलंका में आयोजित होता है। तो पिछले साल ये श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, पिछले साल ये आयोजन श्रीलंका में, तो इस वर्ष ये इंडिया में हो रहा है और इंडिया में बेलगावी कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, मित्र शक्ति का। 10 से 23 नवंबर तक ये चलेगा। उद्देश्य है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के संचालन में दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ाना, और यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित होता है और ये इसका जो 10वां संस्करण था वो श्रीलंका में आयोजित हुआ था, यानी कि हम इस बार जो है 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या के जो है भव्य रामायण पार्क में रावण की कितने फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है? तो ये रावण की 52 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है और ये प्रतिमा गुप्तार घाट में लगाई जा रही है। ठीक है, गुप्तार घाट पर लगाई जा रही है। गुप्तार घाट का अपना पौराणिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि सरयू नदी में ली थी और जो ये प्रतिमा लगाई जाएगी इसमें राम और रावण के बीच युद्ध को दर्शाया जाएगा। ठीक, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। आज का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया होगा तो आप क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मतलब एक अगला वीडियो इसका जो है आज एडिटोरियल का भी हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो है COP 30 पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।